हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस क्लास के अंदर, जहां पर नेशनल इनकम की एक पूरी सीरीज चल रही है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर, कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी आज की हमारी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट, जहां पर आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन 11th-12th कॉमर्स के रिगार्डिंग। तो देखिए बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो एक्सपेंडिचर मेथड का है। बट इससे पहले हमने जो नेशनल इनकम, जो इनकम मेथड से सॉल्व करना हमने सीखा था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने हमें एक चीज पूछी कि सर हमें याद नहीं रहता है कि किस मेथड से सबसे पहले कौन सी चीज निकलने वाली है, जीडीपी एमपी निकलेगा या एनडीपी एफसी निकलेगा। तो ये याद रखने के लिए मैं आपको एक प्रिंसिपल बताता हूं हमारा खुद का। तो देखिए, पहले हम नेशनल इनकम का इनकम मेथड निकालते हैं। देखो उसमें क्या है बेटा, ये देखो उसमें हमारा एनडीपी एफसी निकलेगा। क्या निकलेगा? सबसे पहले अगर इनकम मेथड से अगर आपको कुछ भी सोल्व करने के लिए बोला जाए, सबसे पहले आपको एनडीपी एफसी ही निकालना है, वही निकलेगा। देन उसके बाद में आपसे कुछ भी पूछा जाए, चाहे नेशनल इनकम निकालने के लिए पूछा जाए, चाहे जीडीपी एफसी या जीडीपी एमपी या एनडीपी एमपी कुछ भी पूछा जाए, सबसे पहले इनकम मेथड से एनडीपी एफसी ही निकलेगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो इसको याद कैसे रखना है बेटा? पहली चीज तो ये, हम एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करें, चाहे हम जो है यहां पर इनकम मेथड से सॉल्व करें, ठीक है बच्चों, डोमेस्टिक इनकम ही निकलेगी सबसे पहले। तो यहां पर जो डी है वही आएगा सबसे पहले। और अगर आप इनकम मेथड से निकालते हो तो बेटा आपकी नेट इनकम निकलेगी। क्या निकलेगी? आपकी नेट इनकम निकलेगी। और किस रेट पर निकलेगी? फैक्टर कॉस्ट पे। तो इसलिए हमेशा याद रखना, इनकम मेथड से हमेशा एनडीपीएफसी निकलेगी। डोमेस्टिक इनकम, वो भी कौन सी इनकम? नेट इनकम। इसलिए नेट डोमेस्टिक इनकम, और किस रेट पर? फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर ऐसे ही हम एक्सपेंडिचर पर आ जाएं, तो एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया बेटा? खर्चा हो गया। तो यहां पर भी डोमेस्टिक इनकम ही है, ये बात ध्यान रखना, डोमेस्टिक ही रहेगी। बट यहां पर मार्केट है पूरा, तो ग्रोस आ जाएगा, क्योंकि हमें यहां पर ग्रोस का मतलब क्या होता है? ग्रोस वर्ड आते ही आप क्या समझोगे? वो वैल्यू जो बिफोर डेप्रिसिएशन है। ग्रोस वैल्यू, ग्रोस मतलब क्या होता है? वो वैल्यू जो बिफोर डेप्रिसिएशन है, और हमें वो बिफोर डेप्रिसिएशन वाली ही वैल्यू चाहिए होती है एक्सपेंडिचर मेथड में। तो ये इसलिए यहां पर जीडीपी और एमपी आ जाएगा, क्योंकि हम मार्केट में खर्चा कर रहे हैं, और जैसे कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसे मार्केट प्राइस बोल दिया जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? इसलिए अगर जो बच्चे आज की क्लास में नए हो बेटा, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पूरा लेक्चर देखें, लेक्चर 1 से ही देखें, तभी आपको ये समझ में अच्छे से आएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये छोटा सा बच्चों के मन में डाउट था, आई होप वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना? फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा आप हमसे पूछ सकते हैं। और मैं तो कहता हूं, मैंने जो आपको समझाया ना, एक बार आप घर पे आराम से रिलैक्स होकर उसके बारे में थोड़ा डीपली सोचें, आपको अपना आप समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे याद रखना है। मेरा तो ऐसा मानना है, जितना इजी आप कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट को अपने ही लैंग्वेज में समझना, उसको वैसे ही समझो। खुद के प्रिंसिपल डेवलप करो यहां पर। इज दैट क्लियर? भाई बुक के प्रिंसिपल हैं, बट हम हमारे इंडिविजुअली किसी चीज को समझने के लिए हम उसका खुद का तो अपना एक प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, जिसमें हमारा माइंड खुद कंफर्टेबल हो। बस हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। आई बात समझो बेटा आपको? तो खुद का प्रिंसिपल आप डेवलप करो और उन चीजों को याद रखने की कोशिश करो, ठीक है बेटा? तो आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, कि एक्सपेंडिचर मेथड से सर हम जो है नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? अब मैं यहां पर आपको सभी चीजें बताता हुआ चलूंगा, सभी के महत्व बताता हुआ चलूंगा, और फिर इसमें हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो हमारे और बच्चे कुछ डाउट भी क्लियर हो जाएंगे बेटा, ठीक है? तो देखो, एक्सपेंडिचर मेथड से जब भी आपको नेशनल इनकम या कोई भी चीज कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, तो बात ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें जीडीपी एमपी ही निकालना है, क्योंकि इन सब चीजों से सबसे पहले क्या निकलने वाला है बेटा? आपका जीडीपी एमपी ही निकलने वाला है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट मैंने समझाया याद रखने का, उसको दोबारा से अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को हल्का सा पीछे करके दोबारा से
समझ लेना, ठीक है। तो देखो बेटा, जीडीपी एमपी एक्सपेंडिचर मेथड में 4 चीजों को लेकर बनेगा। किन चीजों को लेकर बनेगा? 4 चीजों को लेकर बनेगा। और कोई भी चीज आसान हो जाए ये तो हमारे जीवन में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसके भी बहुत अलग अलग पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। बट मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखते समझ जाओगे कि इसको किस में ऐड करें कि मेन टॉपिक हमारा बन जाए। अब देखो बेटा, ये जो 4 चीजें हैं ना, इसको मैं मेन टॉपिक बोलूंगा। तो आप समझ जाना कि मेन टॉपिक का जैसे मैंने नाम लिया तो आप समझ जाना सर इन चारों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा, 4 हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं वो क्या है? पहला है कि ग्रोस पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या फिर गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर क्वेश्चन में गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाए या पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाए तो बेटा दोनों एक ही चीजें हैं। इज दैट क्लियर? अब सर ये होता क्या है ये तो समझा दो। तो समझाते हैं बेटा। देखो, आज की मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर हमारी गवर्नमेंट भी खर्चा करती है। इज दैट क्लियर बेटा? क्योंकि गवर्नमेंट को रोड्स बनाने होते हैं, ब्रिजेस बनाने होते हैं, डैम्स बनाने होते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाने होते हैं, रेलवे की बिल्डिंग बनानी होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग बनानी होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनानी होती है, और भी बहुत सारी सोशल सिक्योरिटीज है उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। उन सब की चीजों की नीड होती है। तो गवर्नमेंट भी कितना सारा खर्चा करती है। तो गवर्नमेंट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा करती है उसे हम गवर्नमेंट या पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। गवर्नमेंट्स को क्या चाहिए? बिल्डिंग बनानी है साहब हॉस्पिटल की, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? उसके लिए वहां पर गवर्नमेंट को बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, बहुत सारे लोगों की सर्विस चाहिए होगी, तो गवर्नमेंट वो खर्चा करेगी ना बेटा। तो उन खर्चों को जैसे ही आप जोड़ोगे तो वो ग्रोस या पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? जो गवर्नमेंट अपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चा करती है उसे गवर्नमेंट या पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? पहला मेन टॉपिक क्लियर, ठीक है। दूसरे पर आते हैं। दूसरा है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब सर ये कौन है? तो बेटा ये आप और मैं हैं। हम लोग जो हमारी जो पर्सनल हमारी जो बेसिक नीड्स होती है उस पर जो हम खर्चा करते हैं, चाहे वो कोई गुड्स हो सकता है, चाहे वो कोई सर्विस हो सकती है, उस पर जो हम खर्चा कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आप और मैं क्या करते हैं? जो भी हमें बेसिक चीजें चाहिए थी गुड्स में, खाने पीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, उस पर जो हम खर्चा करते हैं वो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। सर्विसेज के लिए जैसे डॉक्टर की सर्विस, टीचर की सर्विस या किसी भी चीज की सर्विस अगर हम लोग आप और मैं लेते हैं तो वो किस में आता है बेटा? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट मतलब क्या हो गया? आप और मैं, दैट्स इट। इज दैट क्लियर बेटा? पब्लिक मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट या पूरा एक मार्केट। इज दैट क्लियर बेटा? तो दूसरा मेन टॉपिक भी हमारा क्लियर। बट मैंने क्या कहा? कोई चीज हमारे जीवन में आसानी से हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कई बार क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में नहीं आता है, उसके 2 सब टॉपिक्स आ सकते हैं या 2 में से एक भी आ जाएगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो 2 सब टॉपिक्स क्या है बेटा? पहला है हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा है सेविंग ऑफ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। देखो बेटा, प्राइवेट जो लोग होते हैं, आप और मैं जो लोग होते हैं, हमारे में भी क्या होता है? 2 प्रकार के लोग होते हैं। जो एक होता है जो अपने सभी कंजप्शन के खर्चों को इजीली उठा लेते हैं, ठीक है ना। एक वो होते हैं जो पुअर सेक्शन लोग होते हैं जो अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो बेटा ये हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप और मैं हमारे जो भी कंजप्शन की नीड्स है उस पर जो हम खर्चा करते हैं वो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो पहला हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें समझ में आ गया। दूसरा बेटा सेविंग एंड नॉन प्रॉफिट। तो बेटा जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें क्या होता है? या तो मार्केट प्राइस से बहुत कम प्राइस पर वो चीजें दी जाती है या फ्री दी जाती है या चैरिटी के रूप में दी जाती है। तो इसको भी हम क्या करें? देखो, सेविंग ऑफ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो मार्केट में सिर्फ मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आए, जो सेवा भाव से आए हैं, जिन लोगों के पास में प्रॉपर राशन नहीं पहुंच पाता है क्योंकि राशन की कीमत ज्यादा है, तो या तो वो बहुत कम मार्केट के भाव में उनको बेचते हैं या चैरिटी कर देते हैं, फ्री में दे देते हैं। तो बेटा ये भी हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन कहलाता है। जैसे कोई भी स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है ना,
कोई भी चैरिटी वाला इंस्टीट्यूट हो सकता है जो लोगों की मदद करता हो बेटा। तो ये हम दोनों को जैसे ही प्लस करेंगे तो हमारे पास में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और वही बात आ गई बेटा, अगर क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है, साथ ही साथ में हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन भी एक्सपेंडिचर भी गिवन है, साथ में सेविंग ऑफ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड ये भी गिवन है, तो मैंने क्या कहा, अगर मेन हेडिंग गिवन है तो सब हेडिंग को प्लस करके करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन हेडिंग का जो आपको डिजिट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, वही लिख दो। उसके अलावा जो उसके सब हेडिंग के अगर अमाउंट भी दे रखे हैं तो उसको इग्नोर मार दो। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी इस बारे में बच्चों के साथ डिस्कशन किया था। तो बेटा सब हेडिंग्स भी गिवन है मेन हेडिंग्स के साथ में क्वेश्चन में, तो बस मेन हेडिंग का अमाउंट ले लो, सब हेडिंग के जो भी अमाउंट है उसको इग्नोर मारना है, क्योंकि वो तो डबल बार ऐड हो जाएगा ना बेटा, तो वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए उससे गलत वैल्यू आ सकती है, तो उस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर बच्चों? तीसरा हमारा जो मेन टॉपिक है भाई साहब वो क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रोस इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कुछ भी आ सकता है। मैं देखो इसको ऐसे समझाऊंगा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस मैंने बोला ना आपसे, ग्रोस आते ही क्या समझना है, बिफोर डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब अंडर द बाउंड्री ऑफ आर कंट्री, जिस देश में आप रहते हो उसके अंदर अंदर के जो भी खर्चे हैं वो डोमेस्टिक कहलाएंगे बेटा। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल को बनाना, कैपिटल को बनाने के बाद चल रही है, मतलब यहां पर बिजनेस को बनाने की बात चल रही है। और जब हम बिजनेस को बनाते हैं तो हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है बेटा, हमें लैंड की जरूरत पड़ती है, हमें बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है, हमें मशीन की जरूरत पड़ती है, हमें पूरे प्लांट की जरूरत पड़ती है बेटा। तो ये हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है। और यहां पर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो यहां पर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने बिजनेस में वो भी आ जाएगा बेटा। और जो गवर्नमेंट आपके लिए खर्चा कर रही है जिससे आपका बिजनेस उसके ऊपर अच्छे से रन कर सके, मैं बात कर रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली है कि तुम बिजनेस करो, तुम्हारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मैं मजबूत करूंगी, मैं रोड्स बनाऊंगी, ब्रिजेस बनाऊंगी, जिससे तुम अपने ट्रांसपोर्टेशन से अपने गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को इधर से उधर भेज सकते हो। तो हमें कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद मिल रही है ना बेटा। तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आप जो अपने बिजनेस में खर्चा कर रहे हो वो भी आएगा, और गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो भी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आने वाला है। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आया? तो कैपिटल फॉर्मेशन को बनाने के लिए हम लोग जो खर्चा करते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन से याद रखना बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, कैपिटल को बनाना है, और कैपिटल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस पर खर्चा करना पड़ेगा, लैंड पर, बिल्डिंग पर, मशीन पर, प्लांट पर, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गवर्नमेंट अगर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बना रही है तो वो भी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया। मान लो कोई एयरपोर्ट के लिए बिल्डिंग बना रही हो तो वो भी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ही आएगा। कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस को बढ़ावा देगा, गवर्नमेंट के बिजनेस को भी बढ़ावा देगा और आपके बिजनेस को भी बढ़ावा देगा। तो देखो बेटा इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं, इसके भी सब हेडिंग्स हैं, 3 है। पहला है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बात समझ में आ गई ना, फिक्स्ड आ गया। अब आप किस पे खर्चा करोगे, अपनी फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा करोगे। मैं कहूं कि मैं लैंड पर खर्चा कर रहा हूं, मैं कहूं मैं बिल्डिंग पर खर्चा कर रहा हूं, मैं कहूं मैं मशीन पे खर्चा कर रहा हूं, मैं एक प्लांट बना रहा हूं, तो ये सब क्या कहलाएगा बेटा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कहलाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है? दूसरा इसका जो टॉपिक है वो है चेंज इन सेविंग्स, सॉरी चेंज इन स्टॉक है बेटा। चेंज इन स्टॉक मतलब क्या हो गया, एक साल के अंदर कितना मार्केट में फ्लो चल रहा है स्टॉक का, हम हर साल कितना स्टॉक लेकर आ रहे हैं और साल के आखिरी तक हम कितना बेच पा रहे हैं। इसलिए तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, चेंज इन स्टॉक का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इससे हमें पता लगेगा कि हम साल के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक लेकर आए थे और साल के आखिरी में कितना बच गया, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो मतलब हम बेच चुके हैं, तो कितना हमारा चेंज इन स्टॉक का फ्लो है। ज्यादा होगा तो वेल एंड गुड है ना बेटा, ठीक है। और नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल क्या होता है, जो भी खर्चा हम गोल्ड, सिल्वर, किसी भी ऑर्नामेंट्स के ऊपर, डायमंड के ऊपर, जो प्रेस्टिजियस गुड्स हैं उसके ऊपर जो हम खर्चा करते हैं उसे नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल बोला जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, अगर आपको बात अच्छे समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है ना। हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे समझने के लिए, क्योंकि एक भी टॉपिक छूट जाएगा तो कंफ्यूजन रह जाएगा दिमाग में। इसीलिए मैं आपको हर एक एक पॉइंट का मीनिंग समझाते हुए चल रहा हूं। फिर भी कोई डाउट आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम मौजूद हैं आप लोगों के लिए। नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं बच्चों, वहां पर आप व्हाट्सएप करके, मेल के जरिए या कमेंट में भी आप हमसे पूछेंगे तो हम आपकी बातों का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल फील फ्री, आपको जब भी डाउट आए, कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, बच्चों आपको इजीली पूछना है। हमने आपके लिए पूछने के लिए, डाउट को क्लियर करने के लिए जितने भी इजी सोर्सेज हम आप लोगों के लिए बना सकते थे उतना हम बना रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा? चलो पॉइंट पर आते हैं। तो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के भी 3 सब हेडिंग्स हैं बच्चों। पहला है ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, समझ गए आप लोग, पढ़ते ही आप समझ गए, मुझे पता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीन पे जो हम खर्चा कर रहे हैं वो हमारा बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए अगर हमारी गवर्नमेंट भी बना रही है तो वो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। आप और मैं जो एक फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई बिजनेस के लिए लैंड चूज कर रहे हैं, उस लैंड पर बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें मशीन लेकर आ रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो आपकी गवर्नमेंट आपके लिए खर्चा कर रही है, जैसे रोड बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, डैम्स बना रही है, ठीक है ना बेटा, क्योंकि इन चीजों की आपको भी जरूरत पड़ेगी। या हो सकता है गवर्नमेंट आपके लिए एक पब्लिक हॉस्पिटल या पब्लिक स्कूल बना रही है, वो भी आपका ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आने वाला है। इज दैट क्लियर? पब्लिक आते ही आपको समझ जाना है कि यहां पर गवर्नमेंट का रोल भी है, ठीक है ना, आपके रोल के साथ साथ गवर्नमेंट का भी रोल है। लास्ट है ग्रोस या फिर रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। बेटा आप और मैं मिलकर जो घर खरीदने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, या घर को बनाने के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, हम उसको बोलेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा पूरा एक चार्ट था जीडीपी एमपी निकालने का एक्सपेंडिचर मेथड से। आई होप आपको हर एक एक चीज समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है बच्चों तो आप मेरे से पूछना, मैं ये साइड में हो जाता हूं। आप लोग प्लीज इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में शॉर्ट नोट्स बनाने में आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। जो छोटे मोटे बचे हुए डाउट्स हैं, क्यों ना उसको न्यूमेरिकल से हम सॉल्व कर लें बच्चों। तो देखो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं हम लोग, आ जाओ। हमारे पास में एक्सपेंडिचर मेथड से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मिला है हम लोगों को, वो है कि आपको एनएनपीएफसी निकालना है बच्चों। एनएनपीएफसी मतलब क्या हो गया? नेशनल इनकम हो गया। ध्यान रखना इस बात को, पकड़ के रखो कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है ना। तो एनएनपीएफसी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इट मींस नेशनल इनकम इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करनी है, और वो भी कैसे करनी है? एक्सपेंडिचर मेथड से करनी है। और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है, कोई भी अदर चीज निकालनी है, तो चार्ट में आ जाओ। देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ध्यान से देखना, वो देखो जीडीपी एमपी आपको निकालना है। क्या निकालना है? जीडीपी एमपी आपको निकालना है। तो देखो बेटा, एनएनपीएफसी निकालने की हम लोग तैयारी करते हैं, ठीक है। ये एनएनपीएफसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए बेटा? जीडीपी एमपी आपको चाहिए, ठीक है ना। जीडीपी एमपी के लिए देखो बेटा, चार्ट में अगर आप आ जाओगे तो पहला क्या चाहिए मेरे को? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस, एक तो ये चाहिए मेरे को, साथ में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन चाहिए बेटा, प्राइवेट फाइनल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेटा, ठीक है। तीसरा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बेटा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गया आपका। और चौथा है नेट एक्सपोर्ट। क्या है बेटा? नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। थोड़ा ऊपर ज्यादा हो गया है ना ये, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, और इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इज दैट क्लियर बच्चों? ये आपके पास में आ चुका है। अब देखो बेटा, यहां पर हम लोग क्या करते हैं,
अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, कहीं पर भी आपको ग्रोस या फिर पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नजर आ रहा है क्या? हाँ तो बेटा वो आ रहा है नजर, सी वाले पॉइंट में देखो आप, ये देखो सी वाले में क्या नजर आ रहा है, पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इसका अमाउंट कितना बेटा 5 है, इसको हम प्लस कर देंगे। अच्छा अब देख के बताओ बेटा, इसमें आपको कहीं पर भी आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन नजर आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही बात है। तो देखो बेटा ए वाले पॉइंट में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हमें क्या चाहिए, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर चाहिए, और वो नजर आ रहा है हमें ए पॉइंट में, जिसका है 10। कौन सा है बेटा? 10 है ये, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नजर आ रहा है क्या? नहीं सर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो नजर नहीं आ रहा है, बट ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नजर आ रहा है बेटा, आ रहा है नजर आपको। ये देखो आप डी पॉइंट में देखो, साथ ही साथ में चेंज इन स्टॉक और नेट इक्विजिशन भी नजर आ रहा है। देखो अगर आप चार्ट भूल गए हो तो चार्ट में दिखाता हूं। अगर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है तो 3 चीजें होंगी आपके पास। देखो ये एक तो ये रहा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक और नेट इक्विजिशन, 3 चीजें नजर आ गई, और तीनों चीजें क्वेश्चन में है। देखो बेटा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है बेटा, ये रहा, देखो यहां पर लेता हूं इसको, ये 10 ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये 350 है बेटा, ये आपका 350 क्या है, डी वाला पॉइंट है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद में बेटा एच वाला पॉइंट है चेंज इन स्टॉक, जिसका नाम है 30, मतलब अमाउंट है 30 प्लस, और साथ ही साथ में क्या नजर आ रहा है आपको, नेट एक्विजिशन आई वाला पॉइंट 10, ठीक है। इन तीनों को जैसे ही आप प्लस करोगे बच्चे तो आपके पास ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट। कहीं नेट एक्सपोर्ट नजर आ रहा है? नहीं सर, नेट एक्सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है, नेट इंपोर्ट नजर आ रहा है। तो मैंने आपको जब बेसिक न्यूमेरिकल सिखाए थे तो उस टाइम मैंने आपको बताया था, अगर नेट एक्सपोर्ट गिवन ना हो और उसकी जगह नेट इंपोर्ट गिवन हो, तो नेट इंपोर्ट का जो अमाउंट होगा, उसका जो साइन होगा, उसका इनवर्स करना है। जैसे कि अगर आप यहां पर नेट इंपोर्ट को देखोगे बेटा, तो उसका अमाउंट आ रहा है पॉजिटिव में, कितना आ रहा है पॉजिटिव में, 20 आ रहा है। अब नेट इंपोर्ट पॉजिटिव में आने का मतलब क्या हो गया, वो ये हो गया कि जब हमने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किया था तो वहां पर आपका जो आंसर है वो नेट इंपोर्ट आया है, वो भी 20 आया है। तो इसका मतलब ये हो गया इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। नेट इंपोर्ट अगर पॉजिटिव में उसका आंसर दे रखा है तो उसका मतलब होता है कि आपका इंपोर्ट ज्यादा था और एक्सपोर्ट कम था। तो इसी वजह से हम क्या कर देंगे बेटा, इनवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, इनवर्स, साइन को इनवर्स कर देंगे। तो प्लस के 20 उसको हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस का 20 कर देंगे। तो ये माइनस का 20 कर देंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आई आप लोगों को? ये देखो क्या कर देंगे बच्चों, हम इनवर्स कर देंगे। तो अगर नेट इंपोर्ट अगर आपको कभी क्वेश्चन में गिवन है और उसका आंसर अगर प्लस में है तो माइनस में शो कर देना। यहां तो प्लस ही रहेगा, मेन हेडिंग में तो प्लस ही रहेगा, बट अंदर उसको माइनस कर देना। और अगर माइनस में नेट इंपोर्ट गिवन है तो बाहर तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि मेन फॉर्मूला प्लस बोलता है, बट अंदर आप उसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है ना। तो उल्टा कर देना है उसी को ही, ठीक है। अब आ जाओ कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ये 5 + 10 प्लस ये कितना हो गया बेटा, 3 और 4, 5 4 9 90, 390 प्लस, और प्लस और माइनस, माइनस माइनस के 20, ठीक है बच्चों। ये 15 हो गया, और इसमें से हमने 20 प्लस किया तो कितना हो गया, सॉरी 20 माइनस किया तो हमारा कितना हो गया बेटा, ये 370 हो गया। तो हमारा जो GDP MP है वो कितना गया, 385। ये आ गया, क्या आ गया बेटा, GDP हमारा MP 385 आ चुका है। अब आपको निकालने के लिए बोला गया है NNPFC। अब आपको बेसिक मैंने बताए थे, मेरे पास में GDP MP है। अब मुझे G को N में कन्वर्ट करना है, ग्रोस को नेट में लेकर आना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन करूंगा। मुझे D को N बनाना है तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा NFIA। डोमेस्टिक इनकम में जैसे ही विदेशी इनकम ऐड करेंगे तो वो नेशनल बन जाएगा। P का हम कुछ नहीं कर सकते, हमें फैक्टर कॉस्ट बनाना है, और हमारे पास मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स जैसे ही निकालेंगे तो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। तो हमारे पास GDP MP गिवन है 385, वो हम लिख देंगे बेटा। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में आई थिंक गिवन होगा, ये देखिए ये रहा हमारे पास में, क्या चाहिए हमें, डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ई वाला पॉइंट देखो बेटा, ये ई वाला पॉइंट है हमारे पास में, ये कितना दे रखा है बेटा, 30 दे रखा है, ठीक है। चलो
30 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने 30 ले लिया। क्लियर। अब NFIA हमें निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर वर्किंग जो है नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट, पहला हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस इनकम पेड टू एब्रोड। क्लियर बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है। आ जाओ क्वेश्चन में, चलो क्वेश्चन में देखते हैं। ये आपके पास में इनकम पेड टू एब्रोड है, इनकम फ्रॉम एब्रोड कहीं पर भी गिवन नहीं है बेटा। तो देखो बेटा, इनकम पेड टू एब्रोड कितना है, 20 है। फ्रॉम एब्रोड तो कुछ भी नहीं, तो 0 ले लेंगे, माइनस लिखेंगे, और आपके पास में कितना इनकम पेड टू एब्रोड 20 है। तो यहाँ पर आपका NFIA कितना आ गया बेटा, माइनस के 20। तो यहाँ पर आप माइनस के 20 लिख देंगे। अब हमारा NIT निकालना है। दूसरा हम क्या निकालेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये होता है बेटा। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास में गिवन है क्या क्वेश्चन में सर गिवन तो इनडायरेक्ट टैक्स तो नहीं है सर, सब्सिडी है। सब्सिडी कितना है बच्चों, 100 है। कितना है बच्चों, 100 है। तो सब इनडायरेक्ट टैक्स तो गिवन नहीं, 0, और ये सब्सिडी 100 गिवन है। तो NIT आपके पास में माइनस का 100 गिवन है। हम यहाँ ब्रैकेट में 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, ब्रैकेट में 100 लिख देंगे। तो हमारा अब दोबारा सही करते हैं, 385 माइनस 30 प्लस माइनस के माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 100। ठीक है, तो उससे हमारा NNPFC आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, NNPFC आ जाएगा। 385 में 100 जोड़े तो 485 हो गए। 485 में से ये दोनों हम प्लस कर लेंगे 50, तो 50 हमने जैसे ही निकाले बेटा, तो हमारे पास में क्या गया, 435 आंसर आ गया। ये 435, ये हमारा नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया बच्चों, आप ये बताइए मेरे को। समझ में आ गया ना आपको? आपके पास में अगर आपको मेन हेडिंग्स याद है बेटा, ये हेडिंग्स आपको याद करनी पड़ेंगी, इसलिए मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड करवाया है। ठीक है ना, चार्ट में अच्छे से, चाहे इनकम मेथड हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, चाहे हम आगे जो वैल्यू एडेड मेथड करने वाले हैं वो हो, इनके आपको चार्ट में जो सब मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, तो वैसे वैसे वो आपको याद होती चली जाएंगी। तो आप ये मत सोच के घबराना मत, सर इतनी सारी चीजें हम कैसे याद करेंगे। प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपको याद होने लग जाएगा कि ये चीज ऐड, ये सब हेडिंग अगर मैं ऐड करूंगा तो इससे मेरी ये वाली मेन हेडिंग बन जाएगी। तो याद हो जाएगा आपको, तो उस चीज को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको एक्सपेंडिचर का जो हमारा आज की क्लास में जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ होगा। इसके लिए और भी आप जो है बुक्स अवेलेबल हैं बेटा मार्केट में, उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन को करते टाइम पर अगर आपको डाउट आता है तो आप हमसे पूछेगा बेटा। नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, इसको अच्छे से समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने एक न्यूमेरिकल किया है और इस न्यूमेरिकल से हमने समझने की कोशिश भी की है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, आज की क्लास हम ब्रेक करते हैं बेटा। आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट आता है तो हमसे पूछना। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों एंड बाय बाय बच्चों।